जेठानी के नाम ससुराल। सुंदरपुर नाम के शहर में एक परिवार रहता है जिसमें दो भाई अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। दो भाई सुंदर और सुशील के संयुक्त परिवार में उनकी माँ भी उनके साथ ही रहती है। सुंदर बड़ा भाई था जो अपने छोटे भाई सुशील से पूरे 10 साल बड़ा था। इसलिए जब से सुशील की पत्नी आभा शादी करके इस घर में आई थी, उसने जेठ जेठानी को ही घर के सभी बड़े और महत्वपूर्ण काम करते हुए देखा था। धीरे धीरे समय बीतता है और आभा भी 2 बच्चों की माँ बन गई। जेठानी मंजू के तो पहले से ही 3 बच्चे थे। आभा और मंजू के बीच का सामंजस्य ऐसा बैठा कि संयुक्त परिवार में असंख्य जिम्मेदारियों को निभाते और गृहस्थी की गाड़ी खींचते खींचते कब 20 साल का लंबा समय बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। 20 साल में उन दोनों के बच्चे बड़े हो गए थे। जेठानी मंजू की दोनों बेटियों की शादी हो गई थी और बेटा आभा के बच्चों के साथ कॉलेज में पढ़ रहा था। एक दिन, मुझे समझ में नहीं आता मम्मी, आखिर कब तक हम लोग इस खंडर जैसे मकान में रहते रहेंगे? अरे हम लोग किसी ढंग के मकान में शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते? अरे बेटा, ये खंडहर नहीं है, तुम्हारे दादा का पुश्तैनी मकान है और इस मकान में तुम्हारे दादा दादी और पूर्वजों का आशीर्वाद है। इसलिए इस मकान को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। ये बात मैं तुम्हें पहले भी कई दफा बता चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो जैसे कोई बात जाती ही नहीं। ऐसा लग रहा है तुम ही अनोखे जवान हुए हो, हम तो कभी जवान हुए ही नहीं थे। और बेटा, हमारी बात तो एक बार छोड़ भी दे, तेरी दोनों बड़ी बहनें पूजा और आरती भी इसी घर में पली बड़ी हुई और शादी करके अपने अपने ससुराल भी रवाना हो गई, लेकिन उन्हें कभी इस घर से कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन तुम तीनों तो एक जैसे ही हो, कभी किसी बात में संतोष भी कर लिया करो। मम्मी, पूरी कॉलोनी में बाकी घरों को देख लो और एक अपना घर देख लो। पुश्तैनी मकान होने का मतलब ये तो नहीं ना कि हम खंडर में ही रहते रहें। अच्छा ठीक है, मकान चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस मकान का रेनोवेशन तो कर ही सकते हैं ना। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा कांटा रोज रोज आकर एक ही बात पर क्यों अटक जाता है। अरे अच्छा खासा तो है हमारा घर, आखिर क्या कमी है इस घर में जो मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ तोड़ फोड़ करवा दूं? और रोज रोज मेरा दिमाग खाने से कुछ भी नहीं होने वाला, तो जाकर अपने पापा से बात कर। वैसे भी घर के सारे इम्पोर्टेंट फैसले तेरे पापा और ताऊ जी ही लेते हैं। मम्मी, कभी घर से बाहर निकल कर देखिए, लोग कैसे कैसे आलीशान मकान में रह रहे हैं और एक हम है जो पता नहीं किस जमाने से इस टूटे फूटे मकान में बस रहते ही जा रहे हैं। अरे पीढ़ियां बदल गई, लेकिन आप लोगों का रहन सहन का स्तर नहीं बदला। अपने लिए ना सही, मेरे लिए ही इस घर का हुलिया थोड़ा तो चेंज कर दो। मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाने लगे हैं, अब कहते हैं भूत बंगले वाला विकी आ गया। बेटे विकी की रोज रोज की जिद से अब तो आभा भी तंग आ गई थी। अच्छा ठीक है, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। अगर उन्होंने हाँ बोला तो फिर करा देते हैं रेनोवेशन, लेकिन मेरी शर्त है, जो भी काम होगा बस तेरे कमरे में ही होगा, बाकी का घर जैसा है वैसा ही रहेगा। तू चमका ले अपना कमरा और मेरी जान छोड़। नहीं मम्मी, घर का मेन एंट्रेंस, लॉबी और ड्राइंग रूम भी रेनोवेट कराओ। कोई मेहमान आता है तो बात शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आजकल कौन ऐसे बाबा आदम टाइप के घरों में रहता है? अगले दिन आभा पति से घर की मरम्मत और पेंट के लिए बात करती है। आभा, अभी हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, अभी ये सब काम नहीं हो पाएगा। देखिए, बच्चों की बात भी गलत तो नहीं है। हम बच्चों को नया घर लेकर नहीं दे सकते तो कम से कम घर में रंग तो उनके हिसाब से कर ही सकते हैं। आजकल ऐसे पुराने घरों में कौन रहता है। आप ऐसा करिए, बैंक से थोड़ा सा लोन निकलवा लीजिए, धीरे धीरे भरते रहेंगे। वैसे भी बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप को कई बार कठिन फैसले लेने ही पड़ते हैं। कैसी बात करती हो तुम आभा? हमें बैंक लोन कैसे देगा? अरे क्यों नहीं, घर में हमारा हिस्सा नहीं है क्या? बैंक से घर के लिए लोन ले लो बस। ऐसा नहीं होता है आभा, लोन उसी को मिलता है जो कानूनन उस मकान का मालिक हो। तो कानूनन आपका भी तो इस घर में आधा ही हिस्सा है ना, फिर दिक्कत क्या है? अरे तू बड़ी भोली है रे आभा, ये बैंक के कागज पत्तर तेरे समझ के बाहर है। तू ये समझ ले कि बैंक को मालिकाना हक दिखाने के लिए कुछ तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना। न तो इस घर में बिजली का बिल हमारे नाम से आता है, न पानी का, गैस का कनेक्शन तक भाभी के नाम पर है। हमारे पास ऐसा कोई कागज नहीं कि हम घर पर मालिकाना हक जता सके।
पति की बातें सुनकर आभा बहुत उदास हो जाती है। ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण उसे पति की सारी बातें तो समझ में नहीं आती, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया था कि फिलहाल वो मकान में मरम्मत का काम नहीं करवा पाएगी। अगले दिन, बेटा विकी, देख तू नाराज मत हो, लेकिन अभी फिलहाल हम घर में कोई काम नहीं करवा पाएंगे। हाँ, लेकिन इतना वादा है कि जैसे ही थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे, तेरा कमरा तेरी पसंद का बनवा कर तैयार कर दूंगी। लेकिन मम्मी हुआ क्या? ताऊ जी ने मना कर दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। दरअसल अभी तेरे पापा का हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, उनके पास कैश तो है नहीं। मैंने उनसे कहा कि आजकल तो सभी बैंक से लोन लेकर अपना अपना घर बना रहे हैं, आप भी बैंक से लोन ले लो। तो पापा नहीं माने क्या? अरे पापा तो मान गए बेटा, लेकिन पापा के मानने से कुछ नहीं होने वाला। दरअसल जब बाबूजी की मौत हुई तो हमारा कारोबार डूबने लगा और धीरे धीरे दुकान भारी कर्जे में आ गई। तुम्हारे पापा उस समय जिम्मेदारियां संभालने लायक नहीं थे, इसलिए अम्मा ने अपनी ज़मीन और ये घर बड़े भाई साहब के नाम कर दिया ताकि वो बैंक से कर्ज लेकर डूबते कारोबार को बचा सके। बस तभी से ये घर तुम्हारे ताऊ जी के नाम पर है, और बिजली का बिल हो या पानी और गैस का कनेक्शन, सब तुम्हारे ताऊ ताई के नाम पर ही है। हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे ये साबित हो सके कि हमारा भी इस मकान में मालिकाना हक है। हे भगवान, दादी ने तो आप लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और आप आज तक चुप बैठे हुए हो। मम्मी, आपने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? बेटा, ये उस समय की बात है जब मैं घर में आई भी नहीं थी। तब तुम्हारे ताऊ और ताई ही इस घर को संभाल रहे थे, तो मेरा कुछ भी कहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे मम्मी, वो जमाना कुछ और था और अब जमाना और है। आपको कुछ पता ही नहीं कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ताऊ जी ताई जी गलत है, लेकिन कल को अगर गुड्डू कहे कि ये मकान तो उसके मम्मी पापा के नाम पर है और इस पे हमारा कोई हक नहीं, उस समय हम लोग क्या करेंगे? बेटा, अपने घर के बड़ों पर भरोसा रख। तेरे ताऊ जी ताई जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। पिछले 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। माँ, आज घर के बड़े हैं, कल को नहीं रहेंगे, तब तो हम बेघर हो जाएंगे ना। अब सोच कर देखो, इतनी बड़ी हवेली होते हुए भी कल को हम दोनों भाई बहन बाहर सड़कों की ठोकर खा रहे होंगे तो क्या होगा? बेटा, तेरी दादी ने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा ना। अब अचानक इतने सालों बाद ये सब बातें उठाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मम्मी, आपको पता है, इंसान के पास एक निवास प्रमाण होता है या पैन कार्ड होता है जिसमें इस बात का प्रूफ होता है कि आप इस घर के निवासी हैं। आपके पास तो इस घर का एक बिल तक नहीं है जो आपके नाम पर हो। आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप भी इस घर में रहती हैं? आप जिस तरह से सोच रहे हो ना, ये दुनिया वैसे नहीं चलती मम्मी। आपको शायद पता नहीं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अरे ऐसा क्या हो गया? रेमंड कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। 1200 करोड़ का मालिक था सिंघानिया। रिटायरमेंट पर अपने बेटे के नाम पर सारा रुपया पैसा प्रॉपर्टी कर दी थी उसने। आपको पता है, सिंघानिया के बेटे ने अपने ही बाप को घर से निकाल दिया। जिस बाप ने 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी बेटे को दी, उसी बेटे ने बाप को बेघर कर दिया। अब बेचारा सिंघानिया किराए के मकान में अकेला रहकर बुढ़ापा बिता रहा है। आप ही बताइए, क्या उसने अपनी प्रॉपर्टी बेटे को देते समय कभी सोचा होगा कि उसका बेटा उसे ही घर से निकाल देगा? समय का कुछ पता नहीं चलता मम्मी, कब क्या हो जाए। भगवान न करे अगर कल को ताऊ जी ताई जी ने हम लोगों को बेदखल कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? आपने सोचा भी है? क्या लगता है आपको, विकी की बातें ठीक है? क्या इतने सालों से साझे चूल्हे से चल रहा ये घर विकी की बातों के कारण बिखर जाएगा? क्या आभा को मकान पर मालिकाना हक मिल जाएगा? ज्यादा दूर क्यों जा रही हो मम्मी? उत्तम नगर वाले सक्सेना अंकल के घर में आपको पता भी है कि क्या चल रहा है। अब उनके घर में क्या हो गया? तू ना मेरा हार्ट फिल करवा देगा आज। मम्मी, प्रैक्टिकल तरह से सोचो। जीवन भर ऐसे इमोशनल होने से काम नहीं चलता। दादी की उम्र हो रही है, कितने दिन और रह गए दादी के पास? दादी के जाने के बाद कौन है जो कहेगा कि आपका भी घर में हक है, अधिकार है? सक्सेना अंकल अब अपनी दुकान पर भी नहीं आ रहे। उनके बड़े भाई ने दुकान रेस्टोरेंट सब अपने नाम कर लिया। बस जैसे ही उनके पिताजी की डेथ हुई, छोटे भाई को बेदखल कर दिया। अब बेचारे कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। आपको पता भी है, आधी उम्र निकल जानी है, कुछ नहीं होना कोर्ट में। बेटा, तूने तो मेरा भी दिमाग घुमा दिया है। अगर तू कह रहा है तो मैं तेरे पापा से इस बारे में बात करूंगी। शाम के समय जब सुशील घर लौट कर आता है तो उसकी पत्नी आभा उससे बात करती है।
सुनिए जी, विकी कह रहा था कि इस मकान में कोई भी चीज़ हमारे नाम पर नहीं है। आगे चलकर हमें इससे काफ़ी समस्या हो सकती है, इसलिए हमें इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? तुम दोनों माँ बेटा चाहते क्या हो? मैं बड़े भाई साहब के सामने जाकर मकान के 2 टुकड़े करने के लिए कहूँ? देखिए, आप ना बात को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? पिछले 30 सालों से भैया ही ये घर चला रहे। जिस समय बाबूजी की मौत हुई मैं सिर्फ 15 साल का था। भैया ने ही बाबूजी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, मुझे दुकान का काम सिखाया और इस लायक बनाया कि आज मैं अपना घर चला पा रहा हूँ। जिस भाई ने जीवन भर मेरे लिए इतना सब कुछ किया, आज मैं उसके सामने जाकर मकान को अपने नाम करने के लिए झगड़ा करूँ? देखिए जी, आप गलत समझ रहे हैं। विकी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि हम भाई साहब से अलग हो जाएं या अपना हिस्सा मांग लें। वो तो बस यही कह रहा था कि आभा की बात पूरी हो उससे पहले ही सुशील को गुस्सा आ चुका था। क्या कह रहा था? वो कल का लड़का क्या जाने भैया ने कैसी परिस्थिति में इस घर को खड़ा किया है। अगर भैया को सब लूट कर अपने ही बच्चों पर उड़ाना होता तो उसी समय लूट लेते जब अम्मा ने सब उनके नाम किया था। इनके सुपुत्र ने इनके कान भर दिए और ये चली आई हिस्सा मांगने। लेकिन नहीं, मैं अपने बड़े भाई और भाभी को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम दोनों की बात में नहीं आने वाला। आप अपने भाई को ही तो जानते हैं, अपने बेटे गुड्डू की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते ना। देखिए, अब श्रवण कुमार बनने का ज़माना नहीं रहा। एक आप छोटे भाई थे जिसने कभी दुकान के पैसों से अपने नाम बैंक में एक खाता तक नहीं खुलवाया। बड़े भाई ने जो दिया उसी में घर चला लिया। लेकिन क्या आजकल के बच्चे रिश्तों को उतनी शिद्दत से निभा पाएंगे? अगर कल को भाई साहब के बेटे गुड्डू ने हमारे बच्चों के साथ बनाकर नहीं रखनी चाहिए तो क्या होगा? आज हम दोनों देवरानी जिठानी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन कौन जानता है आने वाले समय में हमारे बच्चे साथ रहना चाहेंगे भी या नहीं। और अगर ऐसे में गुड्डू ने कभी हमारे विक्की को घर से बाहर निकाल दिया तो हमारा बेटा कहाँ जाएगा? ये सोचा है कभी आपने? देखो अबा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मैं सोने जा रहा हूँ। चाहे जो हो जाए, मैं ऐसी बेतुकी बात भैया भाभी के सामने हरगिज नहीं करूँगा। मत करिए, डरते रहिए आप अपने भैया भाभी और अम्मा से, लेकिन अब मैं नहीं चुप बैठूंगी। अगले दिन अम्मा, सच्ची सच्ची बताओ, इतने सालों में क्या आपकी सेवा करने में मैंने कोई कमी करी है? अरे छोटी बहू, ऐसी बात क्यों कर रही है? मैंने ऐसा कब कहा कि तुम मेरी सेवा नहीं करती? तो फिर मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया आपने? मेरी आधी उम्र गुजर गई इस घर में रहकर अच्छा बुरा समय निकालती। आज इतने बरसों बाद अगर मेरा बेटा एक कमरा अपने हिसाब से रखना चाहता है तो मैं उसे ये छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकती क्या? अरे तो कर लेने देना, किसने रोका है विकी को? अम्मा, पैसे कहाँ हैं? आपके गौ बेटे ने सारी उम्र बता दी, लेकिन गले से 10 रुपये निकाल कर कभी अपनी जेब में नहीं रखे। उनकी जेब से तो 50 रुपये भी नहीं निकलने वाले। सोचा था बैंक से पैसा लेकर कमरा तैयार करा लूँगी, लेकिन इस मकान में मेरा है ही क्या जो मुझे बैंक लोन देगा? ऐसा क्यों सोचती है आभा बहू? ये घर जितना मंजू का है उतना ही तेरा भी है। माना कि घर के सारे कागज़ बड़े के पास है, लेकिन ऐसा नहीं कि तेरा कोई हक या अधिकार नहीं। उस समय मैंने जो किया मजबूरी में किया था। मैंने उसे सब सौंप दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुझे बेदखल कर रखा है। बेटा, ये सब कुछ तेरा भी है। अम्मा, बातों से कुछ नहीं बनेगा। आपकी बातें सुनकर बैंक मुझे लोन नहीं देने वाला, और बातों का कचहरी में कोई मोल नहीं होता। कल को कचहरी में कागज़ दिखाने की बात होगी तो मेरे पास है क्या साबित करने के लिए कि मैं भी इस घर की कानूनन हकदार हूँ? अरे बहू, तू चिंता मत कर। तुझे लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सुंदर से बात करती हूँ। घर की मरम्मत में जो भी खर्चा होगा सुंदर दे देगा। अगले दिन अम्मा ने बड़े बेटे सुंदर को अपने पास बुलाया। सुंदर बेटा, छोटी बहू अपनी तरफ के हिस्से में थोड़ा काम कराना चाहती है। अब सारा कारोबार तो तेरे हाथ में है, और छोटा इतना सीधा है कि जब तक तू अपने मुंह से नहीं कहेगा वो दुकान से 1 रुपया भी नहीं लेगा। इसलिए बेटा, तो अपने हाथों से छोटे के हाथ में कुछ रुपए रख दे ताकि वो अपने बेटे की इच्छा पूरी कर सके।
अम्मा ये तो कोई बात नहीं हुई। माना कि घर में सारा पैसा और कारोबार इनके हाथ में है, लेकिन घर के सारे खर्च भी तो हम ही चला रहे हैं ना। अगर सुशील दुकान से पैसा नहीं लेता तो कोई एहसान नहीं करता। इतने बरसों में उसका घर भी तो हम ही ने चलाया है। बड़ी बहू, एहसान की कोई बात है ही नहीं। जब उसके हाथ में पैसा नहीं है तो उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए तो तुम्हें ही रुपए देने होंगे ना। ज़रूर देंगे, और आज तक देते ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसे फिजूल खर्ची में लाखों रुपए नहीं लुटा सकते हम। मंजू, अम्मा के सामने आवाज़ ऊंची मत करो। ठीक है अम्मा, आपकी बात रखने के लिए मैं पैसे दे देता हूँ, लेकिन आप भी एक बात का ख्याल रखना कि आगे से ऐसे नाजायज़ रुपयों की मांग छोटा ना करे तो ही अच्छा होगा। बड़े बेटे सुंदर की बात सुनकर अम्मा को बड़ा झटका लगता है। शायद छोटी बहू की बात सही है। आज तक घर के सारे कामों में मैंने बड़ी बहू को आगे रखा है। इतना ही नहीं, घर के सारे कनेक्शन तक बड़ी के नाम पर है। छोटी के पास तो अपना कुछ भी नहीं। आज मैं ज़िंदा हूँ तो मेरे कहने से उसे रुपए मिल भी गए। कल को मेरे जाने के बाद न जाने क्या होगा। ये ले आबा, करा ले अपने कमरे में काम। और हाँ, तेरी बात मैं समझ गई हूँ बेटा, तू सही कहती है। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए सुंदर के आगे हाथ पसारना सही नहीं। मैं जल्दी ही इस समस्या का हल निकालती हूँ। मैं भी बस यही कहना चाहती थी अम्मा कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को मुझे भी बच्चों की शादी करनी होगी। क्या पाई पाई के लिए जेठ जी के आगे हाथ फैलाएंगे हम? अगले दिन, सुशील बेटा, तू टेलीफोन एक्सचेंज में जाकर बिल अपने नाम डलवा ले और गैस का कनेक्शन बहू के नाम से ट्रांसफ़र करा ले। अम्मा, उससे क्या फ़ायदा? भाभी के नाम हो या आभा के नाम, एक ही तो बात है। एक बात नहीं है बेटा, बिल में नाम होने से ये पक्का होता है कि तुम भी इसी घर में रहते हो। तुम्हें भी कोई कागज़ बनवाना होगा तो तुम्हारे काम आएगा। माँ के कहने पर सुशील बिल अपने और अपनी पत्नी के नाम पर ट्रांसफ़र करवा देता है। बेटा, गले में जो भी पैसा आता है शाम के समय दोनों भाई उसका आधा आधा कर लिया करो, और अब से सारी जिम्मेदारियां बांट कर निभाओ ताकि दोनों के बीच प्यार भी बना रहे। इसके बाद अम्मा मकान भी वापस अपने नाम करवा लेती है, ताकि उनके ना रहने पर वो मकान खुद ब खुद दोनों भाइयों में आधा आधा बट जाए और आने वाले समय में झगड़े की कोई वजह बाकी ना रह सके।